पढ़ाओ नहीं, परेशान मत हो। देखो बस रुक जाओ, हम कुछ स्पेशल चीज़ नहीं लिखवा रहे, उसमें हम कुल कितनी लेबोरेटरी मेथड हैं या इंडस्ट्री में उन सब के नाम लिखवा दे रहे हैं, जिसमें एक पढ़ चुके हैं हम, हैवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हम टोटल प्रिपरेशन मेथड्स के नाम लिख दे रहे हैं जो आपको पढ़नी है। और वैसे भैया आप मूड बना लो, 3-4 दिन यही यहाँ हैं, और फिर इसके बाद पढ़ाएंगे आपको ऑक्सो एसिड। आप लोगों को अगर लग रहा हो कि आपने बहुत पढ़ लिया है, तो आपने अभी इस चैप्टर का 10% पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, 90% बचा है अभी। टोटल प्रिपरेशन मेथड्स में ये हैं आपकी, फर्स्ट है हैवर्स प्रोसेस, हैवर्स, और ध्यान रखना इससे क्या बनता है, अमोनिया। ठीक है, ध्यान रखिए। सेकेंड जो आज हमें पढ़ानी है, देखो अगर पढ़ा दें तो टाइम तो अब है नहीं, सेकेंड पढ़नी है आपको ओस्टवाल प्रोसेस। ध्यान रखना इससे बनेगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एक नाम और है, इसको एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। के 10-12 मिनट में कहीं लिख पाएगी और कहो 15 मिनट तक खा जाए। इसका चित्र तो कभी नहीं बनाना पड़ता है, हम बनवाएंगे, लेकिन इसका चित्र कभी एग्जाम में, इतना बड़ा चित्र है, 10-12 डब्बे तो बनते हैं खाली। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली में इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड ही बनता है, आपके नाम में आती है सल्फ्यूरिक एसिड, बनता सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन पहले ओलियम आता है फिर सल्फ्यूरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही बनता है। इसके बाद पढ़ने हैं आपको ओजोनाइजर, ओजोनाइजर, ZER भी ले सकते हो ऐसे। इससे बनती है आपकी ओजोन, और ये तीन हैं आपके, 3 ओजोनाइजर हैं। हालांकि इतना सिंपल नोट्स बनवा देंगे कि तीनों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बहुत मेथड्स हैं। इसके बाद क्लोरीन प्रिपरेशन है, Cl2 प्रिपरेशन है, इसकी भी आपकी मेथड है, एक नेचुरल सेल मेथड है, तो वो तो कभी नहीं आती, तो वो हमें काम की भी नहीं है, क्लास 11 में पढ़ चुके। दूसरी डेकन प्रोसेस है जो हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले भी। तो इतनी प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है, कोशिश करेंगे कल ये दोनों एंड कर दें। ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो अकेली एक दिन की है, और एक दिन में इसको एंड कर दें, तो 1, 2, 3, ये दोनों साथ में हो सकते हैं। 3 दिन अब आप लोग मान के चलो कि आपको यही पढ़नी है। चलिए लिखा, लिख किया पूरा, और समझ में कितना आया? बिल्कुल नहीं। आज हम वीडियो डाल देंगे, देखते हैं, यहीं से डाउनलोड, यहाँ पर बहुत तेज आता है वाईफाई, इस कमरे में इस पे डाउनलोड करके ले जाया करो वीडियो। 11वीं वाले डाउनलोड करके ले जाते हैं ना, जो भी वीडियो डाउनलोड करो। अगर आपके पास पर्याप्त नेट है तो कोई बात नहीं है तो आप अपना यहाँ पर 5 मिनट में बड़ी से बड़ी वीडियो डाउनलोड हो जाती है, अपना कर लिया डाउनलोड और ले गए। अगर पढ़ना है, बाकी अगर समझ में आ गया तो फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओस्टवाल प्रोसेस, थोड़ा सा खिसक जाओ, हट नहीं, बार लगेगा। ओस्टवाल प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखिए, मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ HNO3। HNO3 जानते हैं आप, नाइट्रिक एसिड। इसका एक नाम और है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्वा फोर्टिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा फोर्टिस। ठीक है, एक्वा फोर्टिस का मतलब जानना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग वाटर। आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि एक्वा फोर्टिस बनाने की मेथड दीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आएगा कि एक्वा फोर्टिस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखें क्यों। तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी मेथड एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड। जब भी आप किसी चीज़ को लार्ज स्केल में बनाते हो, ह्यूज अमाउंट में बनाते हो, किसी बहुत बड़े पर्पज़ से बनाते हो, ठीक है ना, यूजेज के पर्पज़ से बनाते हो, तो वो हमारी कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग मेथड। और किसी को सब आप टेस्टिंग लगा रहे हो, उसके बारे में पता कर रहे हो, तो वो कौन सी मेथड होती है, लेबोरेटरी मेथड। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिक एसिड जिस मेथड से सबसे ज़्यादा बनाया जा रहा है वो कौन सी मेथड है,
ओस्टवॉल प्रोसेस। और अमोनिया के लिए वो कौन सी प्रोसेस थी? हैबर प्रोसेस थी। तो हम मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ HNO3 आ जाए चाहे ओस्टवॉल प्रोसेस आ जाए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आ गया राइट डाउन द मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ HNO3 तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी प्रोसेस है? ओस्टवॉल प्रोसेस है ना। तो अब कैसे चलते हैं, इसमें कैसे बनाते हैं ओस्टवॉल प्रोसेस में, लिखिए। बहुत सिंपल मेथड है, अभी 15 मिनट में ख़त्म होगी और 5 मिनट में आपको याद कराएंगे। लिखिए, टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स, टेक्स प्लेस in the following steps, takes place in the following steps, takes place in the following steps। पहला स्टेप बेस इसका याद करने लायक है, बाकी सब इसके स्टेप बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप लिखिए इसमें, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। देखिए, हम ऑक्सीडेशन के कई मीन्स जानते हैं, है ना, लेकिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का एक ही मीन्स समझना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है ना। अब प्रेशन मेथड में जब भी ऑक्सीडेशन का मतलब समझें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। बाकी हम ऑक्सीडेशन के और भी बहुत सारे मतलब जाते हैं। डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें यहाँ से ऑक्सीडेशन से मतलब ध्यान रखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मूला लिख लो सीधे सीधे, Na3, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सीधे फॉर्मूला लिख सकते हो आप नाइट्रिक ऑक्साइड का, NO होता है। तो देखिए, पहला स्टेप ही याद करने लायक है, बाकी तो सब सरल स्टेप हैं। तो हमने लिया अमोनिया और इसका ऑक्सीडेशन किस में करना है? नाइट्रिक ऑक्साइड में करना है। तो ऑक्सीडेशन करना है तो क्या प्रेजेंस होगा? ऑक्सीजन। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहले इस रिएक्शन के कैटालिस्ट याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। इसमें कैटालिस्ट के रूप में पट्टियाँ रखी जाती हैं आपको सिर्फ जैसे आप देखते हो बुक्स वगैरह तो आपको प्लेटिनम दिया रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट इसमें प्लेटिनम ही है। लेकिन अगर प्लेटिनम नहीं है तो इसमें रूडियम भी कैटालिस्ट के रूप में लिया जा सकता है। तो इनकी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, ध्यान दीजिए, प्लेटिनियम और रोडियम गेज या गॉज बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसकी पट्टियाँ लगाई जाती है। अब बात रही कंडीशंस की, तो कंडीशंस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ATM में नहीं, जो प्रेशर लगाया गया है वो बार में लगाया गया है। कितना? 9 बार का प्रेशर लगता है। दूसरा, अगर टेम्परेचर बताएं तो 750 to 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है। तो आप सीधे सीधे 700 to 900 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए, जो आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब जब भी कभी आपका ऑक्सीडेशन हो और वहाँ हाइड्रोजन दिख जाए तो ध्यान रखो वो वाटर में ही जाने वाला है, ये पक्का है। तो अभी हाइड्रोजन कहाँ जाने वाला है? वाटर में, ठीक है। तो इसको हमने लिखा दिया वाटर। अब हम इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना सिखाएं, इससे अच्छा सिंपल है आप इस यहाँ की चीज़ें सीख लो, वहाँ अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 4A लेने हैं और 5A लेने हैं, या आप इनको ना भी याद रखो, चलो ना रखो, इसको वैसे याद कर लो। और आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या जाएगा? NO और क्या जाएगा? H2O, ठीक है। बाकी ये सब अपने आप बैलेंस होगा, ठीक है। तो NO जाएंगे तो कितने NO बनेंगे? हम यहीं से गैस लगा सकते हैं, कितने N है? 4, तो 4 NO जाएंगे। अब कितने वाटर जाएंगे वो भी यहीं से गैस लगा लें, 3 4 या 12, तो कितने वाटर निकलेंगे? 6। समझ में आ रही ना बात हमारी? तो 6A और 4A। अब देख लो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? 10। तो यहाँ कौन नंबर लिखेंगे हम? 5। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। याद फिर से एक बार देखते हैं, हमने लिखा अमोनिया और हमें प्रोडक्ट पता है इस रिएक्शन का कितना है, क्या है? NO प्लस वाटर, हमें प्रोडक्ट पता है। इस बेस को याद कर ले हम कि ये 4 है, तो सब खत्म, काम खत्म हो चुका है। आप इनको याद भी ना करो तो भी हम यहीं से पकड़ लेंगे पूरी रिएक्शन। N कहाँ जाने हैं? NO में। कितने N है? 4 NO। H कहाँ जाने हैं? वाटर में। वाटर कितने H है? 12, 6 लगा दिया। ऑक्सीजन चेक कर ले, 4 और 6 10, तो कितना O2 लगेगा? तो ये पहली स्टेप नोट करिए,
याद करते चलो साथ में। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हुआ है। ये था पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप लिखिए। ऑक्सीडेशन, अच्छा हम नाम लिख दें, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी ये नाम तो आपको पता है, ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन ऑफ NO into NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किस में कर देना है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में। पहले अमोनिया का किस में? नाइट्रिक ऑक्साइड में। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका कन्वर्जन किस में? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड दैट इज NO2। तो फिर बढ़िया है, NO को NO2 में ले जाना है, लिखो NO को N2 में ले जाना है। हमें यहीं से दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दूसरा हम यहाँ से भी चेक करते हैं कि X में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो फिर से क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लेकिन इस बार कोई कैटालिस्ट प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ सिंपल क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऊपर वाले में जब ऑक्सीडेशन हुआ तब क्या प्रेजेंट था हमारा? कैटालिस्ट प्रेजेंट था। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए? O2। अब हम इसको डायरेक्ट ही बता देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इसको 2 लिख लो और इसको 2 लिख लो, रिएक्शन बैलेंस। दिख रहा है बैलेंस रिएक्शन? 2 नाइट्रोजन बोथ साइड, 4 ऑक्सीजन बोथ साइड, ठीक है ना? 2 नाइट्रोजन यहाँ है, 2 नाइट्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन 2 4, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। फिर अगर आप लॉजिक से करना चाहते थे, मान लो कभी भूल गए कितने कितने थे हमें, तो आप लॉजिक से भी कर सकते हो, ठीक है? देखो कैसे हम बताते हैं। ये तो पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ जाना है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जाना है, ठीक है? तो ये हमें पता है। अब ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन ना भी लिखे तो हम पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन जोड़ रही है, तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ऑक्सीजन को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखेंगे। अब हमारे पास समस्या क्या है? यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 2। बैलेंस करने का एक ही तरीका है, नंबर जोड़ो, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो। तो 1 से तो कोई मतलब निकलने नहीं वाला, तो हम यहाँ कम से कम क्या ऐड करें? 2। तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन होगी? 4, है ना? अब यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया। अब हम इस साइड आएंगे 4 बैलेंस करने के लिए। हमने देखा जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ 4 होती है, नाइट्रोजन इस साइड बैलेंस अनबैलेंस हो जाते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ कितना है? 1। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ 2। बाई डिफॉल्ट नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन भी हमारी क्या हो चुकी है? बैलेंस। तो आप अपनी लॉजिक से भी इसको कर सकते थे। और लास्ट एंड थर्ड स्टेप होने वाला है, समझ में आ गया स्टेप? ठीक है, पहला कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 into NO, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ NO into NO2। लास्ट एंड थर्ड स्टेप है, नहीं, कैटालिस्ट पूरी रिएक्शन के लिए बेटा एक है, पूरी प्रोसीजर के लिए, ठीक है? इसके बाद देखिए, आप अगर हम इस रिएक्शन को बता दें कहाँ होती है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम बता देते हैं, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में होती है, अभी हम स्ट्रक्चर में बना देंगे, ठीक है? नहीं लिखने की जरूरत होती है, इसलिए बेकार में परेशान नहीं कर रहे आपको हम, ठीक है? चलिए, तो थर्ड स्टेप लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ HNO3 फॉर्मेशन ऑफ HNO3 मीन जानते हो ना? नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय ट्रीटिंग विथ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय ट्रीटिंग विथ वाटर, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय ट्रीटिंग NO2 with water। Formation of HNO3 by treating NO2 with water। Formation of HNO3 by treating NO2 with water। एंड अभी स्टेप थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है? हम अभी रिवाइज करा देंगे। NO2 को, अगर हम NO2 को वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेंगे? नाइट्रिक एसिड बन जाएंगे। तो वो कितने H हैं? 2। तो एक नाइट्रिक एसिड में कितना H होता है?
तो हम यहाँ से गैस लगा लेंगे कि हमें कितने नाइट्रिक एसिड बनने वाले हैं, आपके 2 नाइट्रिक एसिड बनने वाले हैं। आपकी समस्या एक तरीके से हल हो सकती है अगर आप नंबर याद कर लो कि इसके 3 नंबर लगने हैं और इसके 2 नंबर लगने हैं, नहीं इसका 1 ही नंबर लगना है। अब आपकी समस्या हल हो सकती है कई हद तक। फिर से एक बार करते हैं। NO2 को वाटर में ले जाना, NO2 को हमें नाइट्रिक एसिड में ले जाना है, किससे ट्रीटमेंट करके, वाटर से ट्रीट करके, ठीक है। यहाँ कितने H हैं, 2, तो कितने HNO3 निकल जाएंगे, 2 HNO3। लेकिन अब देखो यहाँ अगर 1 नंबर याद कर लोगे तो पूरी रिएक्शन की समस्या हल हो जाएगी, वो है इसका 3 नंबर, और इसका रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। कैसे हम बताते हैं, चेक करो दोनों तरफ कितने नाइट्रोजन होने चाहिए थे, 3, यहाँ 3 है और वहाँ कितने हैं, तो अभी कितना नाइट्रोजन बच गया, 1 नाइट्रोजन बच गया। दोनों तरफ कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए थे, 2, जो कि हैं। दोनों तरफ कितने ऑक्सीजन होने चाहिए थे, 3 2 6 और 1 7, लेकिन इस तरफ कितने हैं, 6, तो यहाँ क्या लगा दें हम, NO। अब आप लोग चेक कर सकते हो, अभी हमने NO को किस में कन्वर्ट किया था, NO2 में, और फिर NO2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड में। तो रिएक्शन के लास्ट में क्या हो रहा है, NO बच रहा है, तो फिर NO को कहाँ भेजेंगे हम, इस चैम्बर में। फिर NO किस में जाएगा, NO2 में, फिर NO2 किस में जाएगा, मतलब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बार बार क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। इसको बार बार क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, मतलब इसको वेस्ट के रूप में निकाल के फेंक नहीं दिया जाता। इसको फिर इसका यूज हम फिर से किसके लिए करते हैं, कन्वर्जन ऑफ है NO इंटू NO2, NO2। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और ये नाइट्रिक एसिड बन गया। नोट करिए फर्स्ट। अभी प्रोसीजर खत्म नहीं हुई, अभी तो 50% हुई है, अभी बची है प्रोसीजर, ध्यान रखिएगा। सर अमोनियम प्लेटिनम सेम फेज में है, कहाँ पर, नहीं ये सॉलिड है और ये आपकी गैस है और ये भी गैस है। ये हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का एक एग्जाम्पल है ना। यहाँ इसमें फिजिकल स्टेट की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे लिख सकते हो। फिजिकल स्टेट जब पर्टिकुलर किसी रिएक्शन में बतानी है तब लिख सकते हो। ये बन जाएगा, लिखिए। सबसे पहले अब हमें रिएक्शन से याद होनी चाहिए। तो घर पे जाके प्रैक्टिस करो, जो भी करना है, हमें रिएक्शन याद होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप में Na3 जा रहा है NO में, सेकेंड स्टेप में NO जा रहा है NO2 में, और थर्ड स्टेप में NO2 जा रहा है HNO3 में। अब इन स्टेप को आपको याद करें या फॉलो, जैसे भी जब Na3 NO में जाता है तो ध्यान रखना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका नंबर याद कर लिया तो सब टेंशन खत्म हो जाएगी। सिर्फ 4, कितने NO हो जाएंगे, 4, 3 4 जा 12, कितने वाटर हो जाएंगे, 6 वाटर। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 10, तो यहाँ कितना लग जाएगा, 5। कैटलिस्ट पता है हमें क्या है, हमारा प्लेटिनम गॉज हमारा कैटलिस्ट है। प्रेशर पता है हमें, 9 बार का प्रेशर है। टेम्परेचर हमें पता है 750 to 7, या फिर रेंडमली लिख लो 700 to 900 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा हो गया। आप प्लेटिनियम या रोडियम कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। NO को NO2 में ले जाना है, क्या करना है, 2 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसका हाइड्रेशन करना है तो रिएक्शन बैलेंस है, ये हमारी रिएक्शन। तो अब इनको घर में जाके क्या करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके ये बनेगी। क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी प्रोसीजर बती है, तो इनको बार बार अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड HNO3 में। अगर आपको स्टेप याद है और आपको थोड़ा भी लॉजिक आ गया हम बैठते बैठते कि रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है, तो आप बड़ी आसानी से याद कर जाओगे। ठीक है, चलिए इसके आगे ये जो नाइट्रिक एसिड मिलता है ना, यहाँ पे बना है लास्ट में, इसके नीचे लिख लो डाइल्यूट। ये बहुत पतला होता है, इसमें इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। लिखिए इसमें लाइन चेंज करके लिखिए। हाँ नहीं, वो 3 स्टेप पूरे खत्म हो गए, इसी का है, लेकिन अब वो स्टेप नहीं है, अलग से लैंग्वेज आ रही है। लिखिए HNO3 बन गया ना हमारा, अब उसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं।
by this method dilute HNO3 is formed concentrated up to 68% by distillation method. देखिए, इस मेथड के द्वारा हमें जो HNO3 मिल रहा है वो कैसा है, डाइल्यूट, मतलब इसमें प्रेजेंस क्या है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो वाटर का अमाउंट कम करेंगे तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इसको। और कभी भी दो लिक्विड के अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग हो तो सबसे पहला तरीका यही होता है कि उसको निकालने के लिए डिस्टिलेशन मेथड का यूज करो, भाप आसमन, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर पहले बनेगी और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसकी वेपर बाद में। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% प्योर नाइट्रिक एसिड मिलेगा, लेकिन 100% प्योर ना होके वो अब कहाँ तक आ गया, 68% आ गया। लेकिन इसका मतलब है कि अभी भी उसमें 32% क्या प्रेजेंट है, वाटर। पहले डाइल्यूशन था तो पहले 5 से 10% नाइट्रिक एसिड था, उसको हम कहाँ तक ले गए, अप टू 68% तक ले गए। किस मेथड के द्वारा, डिस्टिलेशन मेथड। जब भी दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं तो हम कौन सी मेथड लगाते हैं, डिस्टिलेशन मेथड लगाते हैं। लेकिन डिस्टिलेशन मेथड से कभी भी प्योर कंपोनेंट प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमने कहा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो बॉयल लेट होगा, लेकिन वो वेपर पहले ही बनाने लगेगा अपने बॉइलिंग पॉइंट से। लेकिन ये बात पक्की है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर कैसे बनेगी, ज़्यादा, तो वो आगे करके हम उसको कंडेंस करके कलेक्ट करते जाएंगे। तो ये कहाँ तक चला गया, 68%। अब हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड आया उसमें 68% तो HNO3 है और अभी भी इसमें 32% क्या प्रेजेंट है, वाटर। अब क्या, अब डिस्टिलेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि डिस्टिलेशन मेथड से इससे ज़्यादा प्यूरीफाई नहीं किया। अब हम लगाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो किसी सब्सटेंस को डिहाइड्रेट कर देते हैं, मतलब उससे मॉइस्चर क्या कर लेते हैं, अलग। इसके लिए आप कैल्शियम क्लोराइड का यूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा क्या है आपका, डिहाइड्रेटिंग। जैसे ही आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ये वाटर से रिएक्ट कर लेगा और इसकी लेयर को नीचे फॉर्म करेगा, ऊपर क्या रह जाएगा आपका, नाइट्रिक एसिड रह जाएगा। तो लिखिए इसकी फिर से लाइन चेंज करके लिखिए। पहला पॉइंट समझ में आया, डाइल्यूट को कहाँ तक ले गए हम, 68%। अब 68 को हम ले जा रहे हैं 98% तक। लिखिए 68% concentrated HNO3, 68% concentrated HNO3, कॉमा लगाइए, concentrated up to 98%, concentrated up to 98% by using dehydrating agent, using dehydrating agent like H2SO4। तो अब आपको ध्यान रखना है, डाइल्यूट को 68 तक ले जाने के लिए किस मेथड का यूज किया था, और 68 को 98% तक ले जाने के लिए किस मेथड का यूज कर रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग मेथड का। समझ में आ रही बात, डिहाइड्रेटिंग के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कर रहा है। अब ये जो नाइट्रिक एसिड मिल रहा है हमें, ये क्या है, 98% है। इसमें वाटर नहीं प्रेजेंट रहता है, वाटर का बहुत लेस अमाउंट रहता है। 98% मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो चुका है ना, अब तेजाब की कैटेगरी में आ जाएगा आपका, हाईली कंसनट्रेटेड हो गया। लेकिन इसमें HNO3 में अभी कोई गैस डिजॉल्व होती है। कौन सी गैस डिजॉल्व हुई होगी, जो रिएक्शन में बनी है। तो हम देख रहे हैं पूरी प्रोसीजर के दौरान रिएक्शन में दो ही गैस बन रही है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का तो रहने का मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको बार बार क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। तो अब इसमें जो थोड़ी बहुत बच जाती है वो कौन सी बच जाती है, NO2। और इस NO2 के कारण ये जो नाइट्रिक एसिड है ये फ्यूम क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, फ्यूम। और किस कलर की क्रिएट करता है, रेडिश ब्राउन।
तो इसी को आपसे कोई पूछ ले फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसे कहते हैं, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंटेन NO2 कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और एक किस कलर का फ्यूम क्रिएट करता है, रेडिश ब्राउन। तो इसी मेथड में डालनी है हेडिंग, ये भी इसी मेथड का पार्ट है, डालिए हेडिंग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग, फ्यूम मतलब धुआं, धुआं मतलब जो स्मोक टाइप का होता है आपका, क्लाउडी टाइप का। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इसी रिएक्शन का पार्ट है, मैकेनिज्म का ही पार्ट है, अलग से मत समझिएगा। तो इसको भी लिख के आना है आपको एग्जाम में अगर ये मेथड आती है तो। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिखिए। कंसंट्रेटेड HNO3 concentrated HNO3 contain NO2 is called fuming nitric acid as it creates reddish brown fume, as it creates रेडिश ब्राउन फ्यूम। पूरी मेथड ख़त्म हो गई, पढ़ लीजिए। हम इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर आपको एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में आते हैं। पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। जितना याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो चिंता मत करो, अभी हम 1-2 बार रिवाइज कराएंगे, फिर घर में जाके याद। देखिए अभी तो आपको याद हो जाने वाली है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कठिन काम क्या है। याद करना कठिन काम नहीं है, याद करना बहुत सरल काम है, याद रखे रहना कठिन काम है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 प्रोसेस एक साथ चलती हैं, आप लोगों को शायद पता हो। जैसे ही जैसे आप याद करते हो उसी समय एक दूसरी प्रोसेस चालू हो जाती है भूलने की, ना। अब इसमें से आप कौन सी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो? अगर भूलने की प्रोसेस को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप इसके लिए सीधी सी बात है, पढ़ाई ना करें, आराम से आप सरल से सरल चीज़ को भी रिवाइज ना करेंगे, वो भूल जाएगी। और आप अगर याद करने की प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन है, और दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, दैट इज़ रिवीजन। और कोई तरीका ही नहीं है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का। तो भूलने की प्रोसेस को कम और याद करने की प्रोसेस को ज़्यादा बनाना है तो रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे उतना बच्चों जैसा हो जाएगा आपके लिए टॉपिक, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझ लो हम ही हैं, क्योंकि हमें केमिस्ट्री अपने पूरे यहाँ पर दिखती है, कोई भी टॉपिक हो में यहाँ बड़ा आसानी से। अब इसका एक ही रीज़न है, हम इतने सालों से पढ़ाते उसका इतना रिवीजन हो चुका है कि अब वो हमें केमिस्ट्री की बुक इतनी सी लगती है क्लास 12 की, क्योंकि पढ़ाते वो हैबिट में आ गई। लेकिन जब पहली बार हमने पढ़ाया था तब एक टॉपिक पे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी हमें पता। तो प्रैक्टिस से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिए प्रैक्टिस करिए आप लोग। और भूलोगे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना भूलना है अभी भूल लो, पेपर में बस मत भूलना। तो वो मेहनत तो लगेगी भाई, बिना मेहनत के तो होगा नहीं। इसका हम डायग्राम बना रहे हैं, जब तक आप लोग बनाना चाहो तो बना लो साथ में, या 2 मिनट रुक के बना लो, फिर फॉस्फीन बनाते हैं अपन।
बना सकते हो अब आप लोग, ज़्यादा पॉइंट नहीं है अब। ठीक है, कंप्लीट है स्ट्रक्चर, बनाइए फर्स्ट। देखिए, जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे आपको उतना टाइम लगेगा। हम आपको सलाह ये देंगे, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर आप थोड़ा छोटे बनाएं, है ना। और छोटे बनाएंगे तो साफ भी दिखेंगे और जल्दी बच जाएंगे, और बड़े बनाएंगे तो टाइम लगेगा। प्लस उसका जो भी आपका उसमें लिख रहे हैं वो चीज़ें पूरी लिखना है, चल जाएगा आप, है ना। तो इससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। कि बड़े स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको स्केल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, और छोटे बनाओगे तो मतलब छोटे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बच्चों जैसा, है ना। हाँ, बिल्कुल मत कर देना, मतलब छोटे से मतलब सिर्फ छोटे से, बहुत छोटे से नहीं है। अब हमें इतना इसलिए क्योंकि हम इससे छोटा बनाएंगे तो फिर दिखेगा नहीं। नहीं बन रहा बैठे बेटा, हाँ खड़े हो जाओ, नहीं बन रहा बेटे, खड़े हो जाओ जी। बैठे बैठे हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे तुम लोग? यहाँ पर कुछ गिलास के पीसेस लगा देने, कंप्लीट, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट बना लीजिए। प्लेटिनम और रोडियम गैस जो कि कैटालिस्ट के फॉर्म में कैटालाइटिक चैम्बर में है,
यहाँ से जो NO आता है उसको कंडेंस करने के लिए, उसके मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए यहाँ पर कूलर लगा रहता है, नॉट कंप्रेसर, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होती है और यहाँ से वेस्ट गैसेस निकल जाती हैं, वाटर गैसेस, वाटर वेपर यहाँ से बाहर हो जाती है, वाटर गैसेस भी लिख सकते हो आप। कैटालाइटिक चैम्बर, दिस वन इज कैटालाइटिक चैम्बर। This one is oxidizing chamber. This one is absorbing tower. 3 ही चैम्बर है आपके। सब तो हो गया, और कुछ लिखें? पूरा सब कुछ हो गया। स्क्रीन कर रहे हैं इसको, फिर से बना लो और 1-2 मिनट ले लो, बना लो। आप स्ट्रक्चर छोटा भी बनाएंगे चल जाएगा, बस नाम सब कुछ पूरा लिखना, ये चल जाए, बिल्कुल चल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन और छोटा ही करो, हम तो कहेंगे उससे टाइम बच जाएगा, 1 मिनट बच जाएगा कम से कम, और 1 मिनट मतलब आगे 1-2 नंबर का क्वेश्चन क्रैक करने के लिए समय मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमें तो ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग क्रैक करके आने वाले हो। बेस हाँ, ए बेस बेटा, ए वाला ऑब्जॉर्बिंग टावर। H2O नहीं, H2SO4 कहाँ है? डिहाइड्रेटिंग बेटा, इसको निकाल, डिहाइड्रेशन यहाँ के बाद, यहाँ से प्रोडक्ट मिल गया हमें, अब इसको अलग से डिस्टिलेशन किया जाएगा और डिस्टिलेशन के बाद ये 68% मिलेगा, उसको यहाँ से हमें ये प्रोसेस यहाँ पे जाके एंड होती है, लेकिन हमारी मेथड यहाँ पे जाके एंड नहीं होती, मेथड तब एंड होती है जब 98%। तो यहाँ से हमें मिलता है HNO3 जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, ठीक है। तो चलिए हम रिवाइज करा रहे हैं अगेन, देखिए देखिए, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, देखिए ये है अमोनिया, ये है ऑक्सीडेशन और ये है कैटालिस। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? कैटालाइटिक चैम्बर में। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे हुआ था? अभी हमने देखा 4NH3 प्लस 5O2, तो हमारा क्या बना था? 4NO प्लस 6H2O, ये बैलेंस करके लिखा था हमने। प्लेटिनम कैटालिस 9 बार का आपका टेम्परेचर, 7 to 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका, यही है, ठीक है। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ से ये कूलर से कंप्रेस होते हुए यहाँ पर आई और यहाँ इसका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या कराया इसका? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। फाइनली लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय ट्रीटिंग NO2 विथ वाटर, यही लिखा लास्ट है। फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय ट्रीटिंग NO2 विथ वाटर, लास्ट स्टेप यहीं तक। अब इसके आगे का क्या लिखा हुआ है? बाय दिस मेथड डाइल्यूट HNO3 इज फॉर्म कंसनट्रेटेड अप टू 68% बाय डिस्टिलेशन मेथड। सेकेंड प्रोसेस 68% कंसनट्रेटेड HNO3 इज कॉमा लगा के कंसनट्रेटेड अप टू 98% बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज H2SO4। उसके बाद भी जो HNO3 मिलता है उसमें क्या डिजॉल्व रहती है? NO2, और किस कलर की फ्यूम क्रिएट करती है? रेडिश ब्राउन, है ना। तो देखो एक बार पूरे स्टेप हम आपको यहाँ से लास्ट समझा देते हैं, क्योंकि अभी ये लिखा है तो आप अभी 50 बार भी पूछ लोगे ना, हम बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि सब कुछ लिखा है, हमें बोलना वैसे। और फिर कल आप अब आके जब आप कहते हो कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, तब लगता है कि अब गया आज का पूरा आधा घंटा। तो जितना पूछना है अभी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले NL3 का होता है
ऑक्सीडेशन NO में प्लस वाटर में। हम रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे और ये नंबर बेस हमें याद है, पूरी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। कितना 4 4 3 जा 12 कितना हम तुरंत बैलेंस कर जाएंगे। कंडीशंस आपको पता है, प्लेटिनम 9 बार प्रेशर एंड 700 to 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऑक्सीडेशन ऑफ NO का ऑक्सीडेशन कराना है किसमें, NO2 में, ठीक है ना। और नेटो का ऑक्सीडेशन यहाँ 3 ऑक्सीजन है या 2 ऑक्सीजन बैलेंस करें तो 4 हो गई, तो 4। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको किस में कन्वर्ट करना है, HNO3 में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखेंगे कितने लेने हैं आपको, 3NO2 प्लस H2O, तो बन जाएंगे 2HNO3 और NO बच जाएगा, वो क्या होगा, रिसाइकिल होगा। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ रिसाइकिल के लिए कोई टावर नहीं है, ये पता है ना, ये 1 प्लेन में डायग्राम बना हुआ है और 1 प्लेन में पीछे क्या है 3D में, वो आप पता नहीं कर सकते। ये प्लेनर डायग्राम है जो सब आप सामने से देख रहे हो ना, तो अभी इसकी विड्थ दिख रही है ना आपको, कोई हाइट दिख रही है, या मान लो आप जो भी दिख रही है वो प्लेनर में दिख रही है, तो सब कुछ है इसके पीछे बिहाइंड, लेकिन वो शो नहीं किया जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। लैंग्वेज एक फाइनली क्लियर कर रहे हैं हम, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इंटू नाइट्रिक डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बाय ट्रीटिंग NO2, ये NO2 यहाँ एंटर कर रही है और किससे ट्रीट होने वाली है, वाटर से। ये NO2 और ये वाटर क्या मिल जाता है, HNO3 ये बन जाता है। डाइल्यूट है कंसनट्रेटेड 68% बाई डिस्टिलेशन, 68% कंसनट्रेटेड 98% बाई डिहाइड्रेटिंग यूजेंट, 98% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन कंटेन NO2 कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड H क्रिएट रेडिश ब्राउन फ्यूम। बच जाएंगे ये मेथड, तो ये पूरी खत्म हो गई। जल्दी से पढ़ लो, 2 मिनट दिए हमने याद करने के लिए, 2 मिनट में याद हो जानी चाहिए।